चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक। पहली चीज़ हम यह देखेंगे कि भूकंप क्या है। दूसरी चीज़ हम यह देखेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे होती है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे वर्गीकरण, भूकंप का वर्गीकरण। वर्गीकरण हम देखेंगे तो गहराई के आधार पर देखेंगे, गहराई के आधार पर, ठीक है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे, चौथी चीज़ हम देखेंगे भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूकंप के प्रकार, भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार, ठीक है। अगर हम देखते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूकंप के प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, ठीक है ना। इतना हम लोग आज देखेंगे। और एक चीज़ आ जाता है, एक टॉपिक आपका भूकंप का वैश्विक वितरण, भूकंप का वैश्विक वितरण, ठीक है। अगर हम गहराई यानी वर्गीकरण देखते हैं गहराई के आधार पर भूकंप का, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं हम लोग सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पातालीय भूकंप। क्या बोलते हैं? सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पाताली भूकंप, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग अब पढ़ने आ रहे हैं क्या कि भूकंप क्या होता है, भूकंप क्या होता है, ठीक है ना। अर्थक्वेक कहते किसे हैं? पहली चीज़ हम यह देखेंगे, पहली चीज़ हम इसके शब्दों को पकड़ते हैं। क्या लिखा है? भूकंप लिखा है ना। अगर हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, एक तरफ हो जाएगा भू, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा? कंप। भू का अर्थ होगा क्या? पृथ्वी, और कंपन, कंप का अर्थ होगा कंपन, कंपन, ठीक है ना, यानी हिलना। किसका हिलना? पृथ्वी का हिलना। यानी अगर पृथ्वी अचानक हिलने लगे या कांपने लगे, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। पहली चीज। अब देखिए भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप आता कैसे है, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए हम यह देखेंगे कि जो भूकंप होता है यह 2 कारणों से आता है। कितने कारणों से आता है? 2 कारणों से। एक जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक कारण। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कारण। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं मानवीय कारण, यानी मानवीय गतिविधियों के द्वारा और प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी में जब कंपन होने लगे या पृथ्वी जब हिलने लगे, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं या अर्थक्वेक कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक कारणों के द्वारा कैसे भूकंप आता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, तो जिसमें आपका बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक है प्लेट विवर्तनिक घटना, ठीक। दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया, मुखी क्रिया। तीसरा है बलन एवं
भ्रंशन, बलन एवं भ्रंशन। चौथा है भूगर्भिक गैसों का फैलाव। उसके बाद ETC इत्यादि गतिविधियां, यानी वे कारण जो प्रकृति के द्वारा घटती हैं या वे घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा घटती हैं, उनसे जब पृथ्वी हिलती है या कांपती है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब मान लीजिए प्लेट विवर्तन की घटना में क्या होगा कि हमने जब आपको पढ़ाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो आपको बताया था कि पृथ्वी 3 आंतरिक संरचनाओं में बांटा गया है, सियाल, सीमा और निफे। तो पृथ्वी पर मुख्यतः 7 प्लेटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्लेटें पाई जाती हैं। और यही प्लेटें किस पर? मेंटल पर तैरती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे 7 महाद्वीप हो गए, 7 प्लेटें हैं उनकी, समझ में आया ना? और छोटी छोटी, मोटी छोटी बहुत सारे गौण प्लेटें भी पाई जाती हैं। तो जब इन प्लेटों का, मान के चलिए ये एक प्लेट है और यह एक प्लेट है, और इन दोनों प्लेटों का जब टक्कर होगा, तो जब प्लेटें आपस में ऐसे टकराएंगी तो क्या होगा? कंपन होगा ना? कंपन होगा। जब कंपन होगा तो इस घटना को क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। यानी जिस क्षेत्र में प्लेटें टकराएंगी वहां पे क्या होगा? भूकंप आएगा। जैसे जापान ओपान में क्या होता है, प्रशांत महासागरीय प्लेटें और जापान की प्लेटें आपस में टकराती हैं, या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें टकराती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? भूकंप आता है। जब यही भूकंप महासागरों में होगा तो उसको सुनामी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सुनामी बोला जाता है। तो इन कारणों के द्वारा जो आता है, यानी पृथ्वी हिलती है या कांपती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति के द्वारा आया भूकंप। समझ में आया? अब वही क्रिया आपकी आ जाती है वॉल्केनिक प्रोसेस, यानी ज्वालामुखी क्रिया, और यह भी आपका एक चैप्टर है। ठीक है ना, भूगोल का एक चैप्टर है। वॉल्केनिक प्रक्रिया में क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया में क्या होगा कि हमने आपको बताया था कि ये जो सेकेंड लेयर है, इसको क्या बोला जाता है? मैग्मा का चैम्बर कक्ष बोला जाता है ना। और ज्वालामुखी क्या होती है कि वह पृथ्वी का वह छेद या दरार जिसके माध्यम से मेंटल का गर्म पदार्थ जब बाहर निकलता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो जब वॉल्केनिक प्रोसेस होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तोड़ेगा। सिंपल सी बात है, जिस स्थान पर हम लोग हैं, अगर अचानक यहाँ पे क्या हो, वॉल्केनिक प्रोसेस होने लगे, तो क्या होगा? अगल बगल का क्षेत्र क्या होगा? हिल जाएगा, कांप जाएगा। तो उस क्रिया को भी हम क्या कह सकते हैं? भूकंप कह सकते हैं। समझ में आया? तीसरी चीज क्या है? बलन एवं भ्रंशन। जब प्लेटें टकराती हैं, जिसके कारण क्या होता है? तो पर्वत का निर्माण होता है। ये भी आपका एक एक चैप्टर है। भ्रंशन का मतलब जब 2 प्लेटें खिसक जाती हैं और गड्ढा बनता है, तो उससे भी क्या होती है? पृथ्वी कांपने लगती है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? भ्रंशन की क्रिया कहते हैं। ये सभी आपका एक एक चैप्टर है। समझ में आया? बस ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन क्रियाओं के द्वारा कैसे पृथ्वी हिलती है और कांपती है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अगला है भूगर्भिक गैसों का फैलाव। अगला क्या है? भूगर्भिक गैसों का फैलाव। पृथ्वी के नीचे भी बहुत सारी गैसें हैं, और अचानक वो गैसें क्या हो? फैल जाएं और किसी कारणवश पृथ्वी को छेद कर या तोड़ कर बाहर निकलने लगती हैं, तो आप देखोगे कि उस इलाके में भी क्या होता है? कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? भूकंप कहते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। और भी बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं जिनसे हमारी पृथ्वी कांपती है, और क्या होता है? जिसको हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब देखिए मानवीय गतिविधियों के द्वारा कैसे भूकंप आती है। यानी मानव कुछ ऐसा काम कर दे जिससे पृथ्वी कांप जाए, उस ऐसे पृथ्वी के हिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मानव द्वारा निर्मित भूकंप। जैसे हम देखते हैं, हम परमाणु परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। परमाणु परीक्षण अगर हम कर रहे हैं, तो जैसे हमने परमाणु परीक्षण जैसलमेर पोखरण में किया था, परमाणु परीक्षण लाफिंग बुद्धा उसका टाइटल था, तो जिसमें हमने देखा था, और एक आपकी एक मूवी भी आई थी परमाणु, जॉन अब्राहम की, उसमें दिखाया कैसे परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो पूरा जैसलमेर में क्या होती है? कंपन उत्पन्न हो जाती है, हिलने लगता है। समझ में आया? तो ऐसी क्रियाओं के द्वारा जो भूकंप आती है उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित भूकंप। परमाणु परीक्षण करिए या हाइड्रोजन परीक्षण करिए, हाइड्रोजन बम परीक्षण करिए, बम परीक्षण करिए, इन्हीं के द्वारा जो भी पृथ्वी कांपने लगती है या हिलने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं?
मानव निर्मित भूकंप कहते हैं। जैसे और आ जाएगा खनन की क्रिया, खनन के बाद आ जाएगा बांध निर्माण, ठीक है, सड़क निर्माण इत्यादि, ईटीसी इत्यादि गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी का कांप जाना ही क्या कहलाता है? मानव निर्मित भूकंप कहला जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? अब देखिए, जब भूकंप आता है क्या होता है? जब भूकंप आता है तो ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है ना। तो जब यह भूकंप आना शुरू होता है, यानी पृथ्वी जब कांपती है, उससे पहले हमारे वायुमंडल में रेडान गैस क्या होती है? रेडान गैस स्रावित होने लगती है। क्या होती है? रेडान गैस स्रावित होने लगती है। और जिस स्थान पर रेडान गैस स्रावित होती है, हम जान जाते हैं कि उस क्षेत्र में क्या है? भूकंप आने वाला है। तो यहाँ ये एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीसीएस में, आईएएस में, यहाँ तक एसएससी, बैंक, टेट, सुपर टेट सभी एग्जामों में, कि भूकंप आने के समय कौन सा गैस निकलता है। तो कौन सा गैस निकलता है? रेडान गैस निकलता है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है। समझ में आया? अब देखिए, हम भूकंप का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, हम भूकंप की गहराई के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। और गहराई के आधार पर जब हम भूकंप का वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पाताली भूकंप। यानी 0 से 50 किलोमीटर की जो तीव्रता की भूकंप आएंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य भूकंप कहते हैं, ठीक है। 50 से 250 किलोमीटर की तीव्रता की जो भूकंप आएंगी उसे मध्यवर्ती भूकंप कहेंगे, यानी गहराई से, ठीक है ना। और 250 से लगभग 720 किलोमीटर की गहराई से जो हमारी क्या आएंगी? भूकंपीय तरंगे आएंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पातालीय तरंगे कहेंगे। यानी मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं ना, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0 से 50 किलोमीटर हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर कोई भूकंपीय तरंग उठ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? सामान्य भूकंपीय। फिर हम नीचे आएंगे तो कितना होगा? 50 से लगभग मान के चलिए हमारा ये 250 हो गया। इन दोनों के बीच से कहीं से हमारी क्या होती है? भूकंपीय तरंगे उठ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मध्यवर्ती भूकंप। अगर इसके नीचे से यानी पृथ्वी के अंदर से भूकंप, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा 3 लेयर था ना, अगर हमारा इधर यानी ये 250 मान के चलिए हो गया, और 250 और 700 के बीच में अगर इधर से कहीं से भूकंपीय तरंग उठ रही है तो हम क्या बोलेंगे? पातालीय भूकंपीय तरंगे, यानी गहराई से भूकंप की तरंगे आ रही हैं। समझ में आ गया? यानी गहराई के आधार पर हम भूकंप के तरंगों को 3 भागों में बांटते हैं: सामान्य भूकंपे, मध्यवर्ती भूकंपे, पाताली भूकंपे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखिए, भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूकंप के प्रकार, यानी सिस्मिक वेव के आधार पर भूकंप को हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पी तरंगे, एस तरंगे और क्या? एल तरंगे। यानी भूकंपीय तरंगों के आधार पर, हमारे भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्या है? भूकंप के प्रकार जो है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। समझ में आया? अब इसको समझिएगा, और ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ से एग्जाम में पूछा है। और इस बार के यूपीएससी पीटी, आईएएस का जो पीटी है उसमें सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया है, ठीक है ना। समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पे आता है भूकंपीय तरंगे, ठीक है, और इसमें एक बात आती है तरंग, ठीक है ना, वेव्स, ठीक है। तो हम एक चीज देखते हैं कि भैया ये तरंग क्या है? तरंग क्या है, इसकी हम बात करते हैं ना। तरंग क्या है ये भी समझना चाहिए हम लोगों को कि तरंग कहते किसे हैं, ठीक। तो कणों के दोलन के द्वारा, किसके द्वारा? कणों के दोलन के द्वारा किसका? ऊष्मा और ऊर्जा का क्या होता है? हस्तांतरण होता है।
होता है क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। यानी जब कणें दोलन करती हैं और उन दोलन के द्वारा एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा और ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और ये जो तरंगे होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। एक जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। और एक जो है जिसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब इन्हीं तरंगों को जिस यंत्र से हम मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, या उसको कहते हैं भूकंप लेखीय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब भूकंपीय तरंगों को हम किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं, भूकंप लेखी से मापते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें भूकंप लेखी को, यानी भूकंप लेखी मतलब जिससे हम भूकंपीय तरंगों को मापते हैं, यह जो होती है कितने प्रकार की होती है? लगभग 3 प्रकार की होती है। एक जो होता है जिसका नाम है राशि फेरल स्केल, राशि फेरल स्केल। दूसरा है जिसका नाम क्या है? मर्केली स्केल। क्या है? मर्केली स्केल। और तीसरा है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग भूकंपीय तरंगों को मापते हैं, जिसका नाम क्या है? रिक्टर स्केल। क्या है? रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल से हम क्या करते हैं? भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। और रिक्टर स्केल को 1935 में रिक्टर के द्वारा बनाया गया था, और यह एक गणितीय स्केल है जो 1 से 9 तक के, यानी 0 से 9 तक के गणितीय माप को मानता है। ठीक है ना। समझ में आया? तो इन यंत्रों के द्वारा हम क्या करते हैं? भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बन जाता है कि भूकंपीय तरंगों को हम लोग किस स्केल से मापते हैं? तो अक्सर एग्जाम में रिक्टर स्केल दे देता है। लोग जानते हैं रिक्टर स्केल को क्या करते हैं? टिक कर देते हैं। लेकिन बाय द वे अगर पूछ दे कि निम्नलिखित स्केलों में से किससे हम भूकंप की तरंगों को नहीं मापते हैं, भूकंपीय तरंगों को नहीं मापते हैं, और उसमें तीनों में दे दे राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, और एक लिख दे किलोमीटर पैमाना, तो किससे नहीं मापते हैं हम लोग? किलोमीटर पैमाने से। क्योंकि यह तीनों स्केल क्या है? भूकंप लेखी है, सिस्मोग्राफ है, यानी हम इससे क्या कर रहे हैं? भूकंपीय तरंगों को माप रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, यानी इतने को पढ़ने के लिए हम लोगों को तरंग समझना पड़ा। क्या है? कणों के दोलन के द्वारा ऊर्जा ऊष्मा का स्थानांतरण, अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। ठीक है। कैसे मापते हैं हम लोग, ये चीजों को देखें। अब हम लोग आते हैं मेन कोर पॉइंट पे, भूकंपीय तरंगे। जो पी तरंगे होती हैं, जिसको हम लोग प्राथमिक तरंगे कहते हैं, या क्या कहते हैं? गौण प्राथमिक तरंगे या गौण तरंगे कहते हैं। ठीक है। पी तरंगे जो होती है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है, ठोस, तरल और गैस। यानी ये किससे गुजरती है? ठोस, तरल और गैस, यानी पदार्थ के तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है। ठीक है ना। और इसकी जो गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और यह तरंगे जो होती हैं ये कैसे चलती हैं? पी तरंगे कैसे चलती हैं? तो ये ध्वनि तरंगों के रूप में चलती हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी तरंगे हैं जो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं? तो कौन सी होंगी? पी तरंगे। अगला हम लोग आते हैं, जो कौन सी तरंगे हैं? एस तरंगे हैं। और एस तरंगे जो है यह केवल कैसे? ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। किससे? ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। दूसरी चीज यह है कि यह प्रकाश तरंगों की भांति चलती है। कैसे चलती है? प्रकाश तरंगों की भांति चलती है। इसकी जो गति होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बाकी माध्यमों में ये क्या होती है? लुप्त हो जाती है, या इसकी गति धीमी हो जाती है। समझ में आया? अगली चीजों को हम देखेंगे। अगला जो तरंग है जिसका नाम क्या है? एल तरंगे। जो एल तरंगे होती हैं,
इसको लभ तरंगे भी कहते हैं, लभ तरंगे भी कहते हैं। जिसको होता है वो परेशान होता है, ठीक है ना। तो जो एल तरंगे हैं इसे लभ तरंगे कहते हैं, या इसी को हम लोग विनाशकारी तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाशकारी तरंगे बोलते हैं, कारी तरंगे बोलते हैं। इसी को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? एल लभ तरंगे, विनाशकारी तरंगों के नाम से बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि यह जो तरंगे हैं जहां पर आएगी वहां पे क्या करेगी? विनाश करेगी, विनाश करेगी। और सिंपल सी बात है, हयो जिसका होता है वो क्या होता है? विनाश ही होता है। कपड़ा फाड़ के घूमेगा मजनू बन के रोड पे, क्या कहेगा? विनाश हो गया है। तो समझ में आया ना। तो एल तरंगे भी इसको विनाशकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो गति होती है इन दोनों तरंगों की गति से क्या होती है? कम होती है। लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी क्या होती है? गति होती है। और यह तरंगे तीनों अवस्थाओं में यानी ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से होकर क्या करती हैं? गुजरती हैं। एल तरंगों को सतही तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के सतह पर ही चलती है और क्या करती है? सबसे लंबा क्या होती है? सबसे लंबा मार्ग तय करती है, मार्ग तय करती है। कौन तरंगे? एल तरंगे। सिंपल सी बात है, हाइयो जल्दी थोड़े ना होता है, टाइम लग जाता है। उसी तरह से इसको भी लंबा टाइम लगता है, और स्लो गति होने के कारण जहां से भी जाएगी वहां पे क्या करेगी? उलाट पुलाट देगी। यानी जब एल तरंगे आती हैं तो पृथ्वी पर अत्यधिक जान माल की हानि होती है। पी तरंगे आई और तुरंत निकल गई, एस तरंगे आई थोड़ा कम नुकसान करती है, लेकिन एल तरंगे जब आती हैं तो वो क्या करती हैं? ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारी क्या है? भूकंप की तरंगे हैं। अब देखो यूपीएससी में इसके आगे पढ़ा जाता है, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अगर मान के चलिए कि यहाँ से अगर भूकंपीय तरंगे निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रही हैं? भूकंपीय तरंगे निकल रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भूकंप का फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। और जहाँ पर हमें भूकंपीय झटके महसूस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र। अभिकेंद्र यानी इसको हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर। ईपी सेंटर पे हमें क्या होता है? यहाँ पर हमें क्या होता है? भूकंपीय झटके महसूस होते हैं। भूकंपीय झटके क्या होते हैं? महसूस होते हैं, ठीक। यानी जहां से भूकंप का तरंगे निकलता है उसे भूकंप का फोकस या क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। भूकंप का फोकस या मूल कहते हैं। लेकिन जहां पर हमें भूकंपीय झटके महसूस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप का अभिकेंद्र कहते हैं, यानी भूकंप का ईपी सेंटर कहते हैं। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? अब देखिए मान के चलिए यहाँ पर भूकंप आया है, यानी यहाँ से भूकंपीय तरंगे निकला है, और ये भूकंपीय तरंगे चलते 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 इधर मान लीजिए जापान में क्या हुआ? मान के चलिए जापान साइड में क्या हुआ? वहाँ पे झटके महसूस हुए। तो हम देखेंगे कि भूकंप का तरंगे उठा कहाँ से है। तो जहाँ से तरंगे उठता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप का फोकस, यानी उसका मूल, यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और जहाँ पर हमें इसके झटके दिखाई पड़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईपी सेंटर बोलेंगे, यानी भूकंप का अभिकेंद्र बोलेंगे, जहाँ पर हमें भूकंपीय झटके महसूस होते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो ये टोटल था आपका